अब लास्ट थर्ड लॉ की बात अपन करेंगे। कैप्लन ने जो प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड दिया था, जिसको अपन बोलते हैं द लॉ ऑफ पीरियड्स। द लॉ ऑफ पीरियड्स मीन्स इट इज रिलेटेड टू दैट टाइम पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड, कि एक प्लैनेट एक सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए पूरा कितना टाइम लगाता है। सो टिपिकली अर्थ के लिए आप उसे बोलते हो दैट इज 1 ईयर। सो व्हाट इज दिस लॉ ऑफ ऑर्बिट्स? इट इज मोर और लेस सेम। जो टाइम पीरियड अपन ने एक स्पेशल केस सैटेलाइट का लिया था फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट, आपको याद है, वहाँ अपन ने देखा था स्क्वायर ऑफ द पीरियड वाज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। वही रिजल्ट, इसी का जनरल फॉर्म यहाँ ये रिजल्ट है। जो देखिए कैप्लन ने स्टेट किया द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, अगेन ध्यान दीजिए, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। जैसे वहां आर क्यूब था, दैट इज अ स्पेशल केस सर्कल, अदरवाइज अपन कहेंगे इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि लेट्स से अपन अपने सूर्य सिस्टम की बात करें तो सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन सारे प्लैनेट्स की टाइम पीरियड की वैल्यू केवल सेमी मेजर एक्सिस उनकी ऑर्बिट की डिसाइड करेगी। सेमी मेजर एक्सिस ऑर्बिट की जितनी ज़्यादा होगी टाइम पीरियड उतना ज़्यादा होगा। और प्रोपोर्शनैलिटी जैसी आपको दिख रही है, बेसिकली दिस रिजल्ट सेज द स्क्वायर ऑफ द पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। कहने का मतलब है अगर आपको दो प्लैनेट्स के सेमी मेजर एक्सिस का रेशियो पता हो तो आप उनके टाइम पीरियड्स का रेशियो निकाल सकते हो, या इनवर्स टाइम पीरियड्स का रेशियो हो तो उससे आप सेमी मेजर एक्सिस का रेशियो निकाल सकते हो। अगेन आपको समझ आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी की क्वेश्चन कि इसको डबल करेंगे तो वो किस रेशियो में चेंज होना चाहिए। सो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब एंड विदाउट डेरिवेशन अपन डायरेक्ट रिजल्ट स्टेट करेंगे द स्क्वायर ऑफ द पीरियड इज, जैसे वहां पे था सेम 4 पाई स्क्वायर, वहां जी मास ऑफ अर्थ आया था, यहाँ मास ऑफ अर्थ की जगह अपन लेंगे मास ऑफ स्टार दैट इज मास ऑफ सन इनटू ए क्यूब। तो प्लैनेट कोई सा भी हो, अर्थ हो, मार्स हो या जुपिटर हो, ये फैक्टर आपको दिख रहा है पैरेंथेसिस में जो है, दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम फॉर आवर सोलर सिस्टम। द क्वांटिटी व्हिच विल वेरी दैट इज द सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस जैसे जैसे चेंज होगी, जितनी वो ज़्यादा होगी टाइम पीरियड डेफिनेटली उतना ज़्यादा होगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि स्क्वायर ऑफ द पीरियड या टाइम पीरियड केवल और केवल सेमी मेजर एक्सिस या बोले ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये रिजल्ट आप याद रखिए। याद रखना अपने बिल्कुल सिंपल है। सैटेलाइट के केस में अपन ने सर्कुलर ऑर्बिट के केस में स्पेसिफिकली देखा था ए की वैल्यू अपन आर बोल देते थे और वहां अपन ने रिजल्ट ये डिराइव किया था टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, और उस केस में अपन ने मास ऑफ अर्थ लिया था अर्थ के सैटेलाइट के केस के लिए इनटू आर क्यूब। ये उसी का केस बन जाएगा। तो यहाँ मेरे को डेरिवेशन याद होगी। यहाँ अपन ने देखा था इस डेरिवेशन में अपन ने रिजल्ट यूज किया था कि दैट फोर्स प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखिएगा इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमेशा याद रखें, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब इसीलिए है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी कुछ और होती तो ये टाइम पीरियड में ये जो रिलेशन है ये भी चेंज हो जाता। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आए हुए हैं, आपको भी मिलेंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि फोर्स लेट से अपन बात कर ही नहीं, लेट से दिस फोर्स अगर हाइपोथेटिकली मान ले इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर टू द पावर n, तब ये रिलेशनशिप क्या होती है? तो अपन सिंपली बोलते हैं जो भी ये फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सो दैट शुड बी प्रोवाइडिंग एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से अपन बोलते हैं जो भी फोर्स है, तो यहाँ से डायरेक्टली अपना रिजल्ट क्या आता, k अपॉन लेट्स से सम कांस्टेंट इनटू r टू द पावर n इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। एम वी स्क्वायर बाय आर की जगह आप ओमेगा स्क्वायर r भी बोल सकते हो। तो ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू द पावर n प्लस 1। तो ओमेगा स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी आ गई और ओमेगा आपको पता है टी के इनवर्स है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर n प्लस 1। तो जैसे अभी अपन लेके चलते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 है तो इसीलिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है। अगर ये कुछ चेंज हो जाएगा, लेट्स अज्यूम अगर एन की वैल्यू 3 होती, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 बाय आर क्यूब की प्रोपोर्शनैलिटी में होती तो इस केस में टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4, या आप बोल सकते थे टी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर बन के आता। तो ये तो हुई जस्ट उस क्वेश्चन की स्पेसिफिक बात। बाकी बेसिक रिजल्ट आप याद रखें, पीरियड के लिए अगर स्टार सेम है तो प्लैनेट का मास कहीं रोल प्ले नहीं करेगा, केवल और केवल जो भी ऑर्बिट है उसकी सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू ही डिसाइड करने वाली है कि उसका टाइम पीरियड कितना होने वाला है। अब इस पे बेस्ड एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं, बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं वो एग्जाम्पल आपके लिए लिखता हूँ और फिर पहले मैं लिखूंगा, आप उस क्वेश्चन को देखेंगे एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ and then I'll solve it for you. तो देखिए जो एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, we will just be trying to find out what is the period of the Jupiter's orbit around the sun, या बोले जुपिटर का एक साल धरती के
लिए कितना होता है, धरती के कितने सालों के बराबर होता है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपने को डेटा गिवन है जुपिटर्स की ऑर्बिट के लिए कि जुपिटर की जो ऑर्बिट है, जुपिटर आपको पता है द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, बृहस्पति ग्रह जिसको अपन कहते हैं। सो द सेमी मेजर एक्सिस, जुपिटर की ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू आपको गिवन है 5.2 यू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैंने आपको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स पढ़ाते हुए समझाया था, अर्थ के लिए सेमी मेजर एक्सिस की जो वैल्यू है दैट इज 1 AU। इसकी सेमी मेजर एक्सिस अर्थ की सेमी मेजर एक्सिस के रिस्पेक्ट में 5.2 टाइम्स है। Now you have to find out its period around the sun, कि what is the period of the Jupiter around the sun, or basically you can say you have to just find out the ratio of the Jupiter's period to the Earth's period and then compare कि दोनों के periods में क्या relation होता है। So hit the pause button and try to solve it yourself। देखिए यहाँ आपको इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सेमी मेजर एक्सिस गिवन है। देखिए जुपिटर हो या धरती हो, दोनों एक ही स्टार के अराउंड घूम रहे हैं, दैट इज सन। तो यहाँ पे अपन जो भी लॉ पढ़ा उसी को यूज करें। द बेसिक पॉइंट इज द थर्ड लॉ व्हिच सेज स्क्वायर ऑफ द पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। सो डायरेक्टली आप यहाँ से बोल सकते हो t का वैल्यू या t का रेशियो जो होगा दैट विल डिपेंड ऑन a टू द पावर 3/2। तो यहीं से आपका डायरेक्ट रिलेशन आएगा कि अगर मैं बात करूँ टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, अगर मैं जुपिटर और अर्थ के पीरियड की बात करूँ तो दिस वुड बी ए सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द जुपिटर टू द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द अर्थ and this raised to the power 3/2। अब अर्थ के लिए आपको सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू मैंने बताई थी दैट इज 1 AU और यहाँ ये वैल्यू है 5.20 AU एंड दिस रेज्ड टू पावर 3/2। सो ये आपको पता है दैट इज, इसको अपन अपना 1 ईयर बोलते हैं। तो यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर अगर बोले ये 1 ईयर उधर ले चले, सो दैट इज 1 ईयर इंटू 5.2 यूनिट्स से कैंसिल हो जाएंगे टू द पावर 3/2। अब ये जो भी सोल्यूशन आएगा वी कैन सॉल्व इट। अगर आप इसको पूरा ढंग से सॉल्व करोगे, मतलब डायरेक्टली ऐसे तो आपको याद आएगा नहीं, इफ यू यूज लॉग टेबल्स इन समथिंग, सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट एज 11.9 इयर्स। तो लगभग धरती के 12 सालों के बराबर बृहस्पति का 1 साल का वैल्यू होगा। तो सिंपल एप्लीकेशन है ये केप्लर के थर्ड लॉ की। नेक्स्ट अब अपन इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में एनर्जी की बात करेंगे। तो देखिए अपन ने इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी बोला जो एक ही फोर्स है जो प्लैनेट को मूव करा रही है सन के अराउंड, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपको पता है कंजर्वेटिव है। साथ ही साथ वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हमेशा सन से पास कर रहा है, देयरफॉर द एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड। सो जब भी अपन बात करेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में तो यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो क्रूशियल पॉइंट्स आपके लिए आ रहे हैं, पहली चीज़ मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट द ऑर्बिट। जो भी मैकेनिकल एनर्जी या बेसिकली एनर्जी आप बोल सकते हो, दैट एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन conserved, that energy is definitely going to remain conserved। And second thing, the angular momentum about the star or about the sun, that is also going to remain conserved। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर गोइंग टू रिमेन कंजर्व्ड। हाँ, यहाँ मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन या स्पीड कंजर्वेशन या काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं बोलूँगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, बट द टोटल एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन द सेम। सर्कुलर ऑर्बिट का स्पेशल केस था कि काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहती है, बट यहाँ भी अपन देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी। तो एनर्जी होती कितनी है जो कंजर्व्ड है, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना है या वैल्यू कितनी है, बेसिकली एनर्जी कितनी है, ये अपन निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करूँ एंगुलर मोमेंटम की। तो अपन ने सेकेंड लॉ के वक्त समझाया था एंगुलर मोमेंटम इज डेफिनेटली गोइंग टू रिमेन कंजर्व्ड। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉजिक मैं 2 पॉइंट्स पे लेना चाहता हूँ, एक पी पे और एक ए पे। तो पी और ए पे अगर अपन बात करें तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स की स्पेशलिटी आपको बताई थी कि इन दोनों पॉइंट्स पे ये जो वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर का एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो पहली चीज जो अपन बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से इज LP इज इक्वल टू LA, और यहाँ से सीधा सीधा रिलेशन आता है m ऑफ प्लैनेट, m बोल दें इंटू VP RP इज इक्वल टू m इंटू VA RA। और क्योंकि मास सेम है तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है VP इंटू RP इज इक्वल टू VA इंटू RA। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, VP इंटू RP इज इक्वल टू VA इंटू RA। और जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ R सबसे कम है तो यहाँ स्पीड सबसे ज़्यादा है, और यहाँ R सबसे ज़्यादा है तो स्पीड सबसे कम है। तो ये निकटतम बिंदु है, यहाँ मैक्सिमम स्पीड है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट है, वहाँ पे मिनिमम स्पीड है। अब इसके साथ साथ क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है तो आई कैन ऑल्सो राइट एनर्जी एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट P। ए पे एनर्जी अगर मैं लिखूँ K प्लस U, तो ए पे अगर मैं एनर्जी लिखूँगा तो दैट इज हाफ mVA²। और पोटेंशियल एनर्जी जैसा अपन लिखते हैं -GMM, स्टार का मास कैपिटल M, प्लैनेट का मास स्मॉल m, इनटू लेट्स से दिस डिस्टेंस इज RA।
सिमिलरली पी पे जब मैं लिखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी पी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर पी। अब यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो लेट्स से इफ आई टेक दिस जी एम एम वाली टर्म में इधर ले चलूँ, क्योंकि आर पी छोटा डिस्टेंस है तो इसको मान लीजिए आपकी उधर वाली टर्म अपन लिख रहे हैं, तो 1 अपॉन आर पी माइनस 1 अपॉन आर ए, ये मान लीजिए अपन इसको इधर लाएं तो जी एम एम 1 अपॉन आर पी माइनस 1 अपॉन आर ए, और ये टर्म उधर चली गई तो दैट विल बिकम हाफ एम वी पी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब आप देखिए दिस एम एन एम गेट कैंसिल। अब Vp और Va का रिलेशन मेरे पास है कि Vp Rp इज इक्वल टू Va Ra। तो लेट्स से अगर मैं Vp के लिए ही सॉल्व कर रहा हूँ तो व्हाट शुड आई राइट, Va को मैं लिखूंगा Vp Rp अपॉन Ra। तो जैसे ही मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा देखिए Gm if I can write it as Rp minus Ra and if I can write it as Rp into Ra, now look at here Vp square minus Va square। तो Va की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँ देखिए Vp Rp अपॉन Ra, तो Va स्क्वायर करेंगे तो Vp स्क्वायर कॉमन आ गया, सो आई टेक इट Vp स्क्वायर कॉमन अपॉन 2 एंड व्हाट आई विल हैव 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास Rp बाय Ra का होल स्क्वायर, सो आई शुड राइट इट लाइक दिस। अब आप देखिए मैं इसको सिंपल यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो इधर Ra स्क्वायर आएगा, Ra स्क्वायर माइनस Rp स्क्वायर और नीचे आएगा Ra स्क्वायर, इधर एक Ra है इधर एक Ra स्क्वायर है, तो मैं उसको नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर दूँ। तो लेट्स से मैं इसको इधर सॉल्व करूँ, व्हाट आई विल गेट Gm Rp माइनस Ra, एक Ra की पावर उड़ा दें तो दैट इज Rp, और यहाँ पे आ जाएगा Vp स्क्वायर बाय 2, एक Ra चला जा चुका है तो दिस इज Ra एंड दिस वुड बी Ra स्क्वायर माइनस Rp स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ Ra माइनस Rp इंटू Ra प्लस Rp। आपको याद होगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको आप हमेशा आप इस तरह से लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये ए माइनस बी वाली टर्म दोनों में कैंसिल हुई, ठीक है। आर ए माइनस आर पी यहाँ से अपन ने लिखा आर पी माइनस आर ए, जो भी अपन, सो एक्चुअली ये मेरी मिस्टेक यहाँ पे थी इसलिए वहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, इसको सही करोगे आप आर ए माइनस आर पी, सो यू विल गेट इट परफेक्टली हियर। तो ये आपका यहाँ पे इजीली कैंसिल अप हुआ। तो यहाँ से अब आप देखिए वीपी का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वीपी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2Gm, नीचे आ जाएगा Ra प्लस आर पी, और इधर मैं लिखूंगा दैट इज Ra बाय आर पी एंड दिस इज होल रूट। अब आपको पता है Ra प्लस आर पी, ये आपको मैंने सिखाया था Ra प्लस आर पी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। Ra प्लस आर पी वॉज योर मेजर एक्सिस। तो जैसे ही मैं Ra प्लस आर पी को सब्स्टिट्यूट करूंगा 2a, तो आप देखोगे 2 और 2 कैंसिल हुआ और ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा Vp इज इक्वल टू रूट Gm बाय ए इंटू Ra बाय आर पी। आप इसी तरह से आपका होमवर्क है, आप ये Va निकालिएगा, एग्जैक्टली ये आएगा रूट Gm बाय ए आर पी बाय आर। तो आई एडवाइस कि आप चाहें तो इनको डराइव हमेशा कर सकते हैं, बट आप ये तो एक्सप्रेशन याद रखें। रूट Gm बाय ए याद रखने के लिए देखिए Vp पे स्पीड ज़्यादा आनी है तो ऊपर बिगर डिस्टेंस विच इज एपोजी डिस्टेंस अपॉन पेरिजी डिस्टेंस, Va पे स्पीड कम आनी है तो स्मॉलर डिस्टेंस अपॉन लार्जर डिस्टेंस। तो ये आपका पूरा तरीका है जिससे आप ये पेरिजी और एपोजी पे अपनी स्पीड अभी डिटरमिन की है। अभी भी अपन अपने मेन उस पॉइंट तक नहीं आए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी, वो अपन इसकी हेल्प से ही अभी डिटरमिन करेंगे। बट याद रखिए ये दो बहुत क्रूशियल चीज़ें हैं और ये पॉइंट हमेशा कई जगह अपने लिए काम आएगा जब भी अपन क्वेश्चन की सॉल्विंग करेंगे। आगे देखिए, अब इसके आगे अपन प्रोसीड करते हैं टोटल एनर्जी निकालने के लिए। पहले इसको अच्छे से आप कवर अप कर लें। So till now in deriving this energy in elliptical orbits, we have noted these three important things. First, from angular momentum conservation, we noted that Vp Rp is VA Ra. Using that, we derived with the help of energy conservation the Vp and Va. The value of Vp was root Gm by A Ra by Rp, and value of Va is root Gm by A Rp by Ra. Now, what is the value of energy? अपने को पता है energy constant है तो energy हर जगह same है। तो लेट्स से E at A is equal to E at P, तो जो भी E की वैल्यू है, लेट्स से अगर मैं एपोजी से ही सॉल्व करूँ तो एपोजी पे अपन ने वैल्यू लिखी थी हाफ एम वी ए स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वी ए स्क्वायर अगर आप करोगे तो जी एम बाई आर पी बाय आर ए, जैसे ही आप इसको करोगे व्हाट यू विल गेट हाफ एम
GM बाय A RP बाय RA माइनस GMM बाय RA। तो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो what we will get now, we will get this GMM and I'm taking this RA common, what we will get RP upon 2 RA, okay RA अपन common ले चुके, that is 2A minus 1, this is the value we are getting। so what we will get ये अपन लिखें GMM by RA जो अपना आया था, अब यहाँ मेरे पास आ रहा है RP माइनस 2A अपॉन 2A। अब आपको वापस से याद होगा अपन ने एक रिलेशन लिखा था ऑर्बिट्स के अंदर RA प्लस RP की वैल्यू मेजर एक्सिस विच इज 2। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ RP माइनस 2A या उल्टा बोलूँ 2A माइनस RP, तो 2A माइनस RP मुझे समझ आता है दैट इज इक्वल टू RA। सो RP माइनस 2A मुझे चाहिए, 2A माइनस RP RA है तो दैट विल कम आउट एज माइनस RA। तो जैसे ये माइनस RA लिखूंगा दिस RA एंड RA विल कैंसिल एंड व्हाट वी विल गेट माइनस GMM बाय 2A। और ये फॉर्मूला आती है आपको याद आएगा यार, यही फॉर्मूला तो अपन यूज कर रहे थे सैटेलाइट में। सैटेलाइट के केस में आपको याद कराया था मैंने, एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस GMM बाय 2R। यहाँ ये फॉर्मूला हो गया माइनस GMM बाय 2A, R इज रिप्लेस्ड बाय A। तो दोनों रिजल्ट्स टाइम पीरियड हो या एनर्जी, दोनों जगह वो A इक्वल टू R सब्स्टिट्यूट हो रहा है। स्पेशल केस इफ वी टॉक अबाउट द सर्कुलर ऑर्बिट, जनरल केस यही हुआ। तो जस्ट अब याद रखिएगा हमेशा टोटल एनर्जी ऑफ दिस इज ऑलवेज फिक्स विच इज माइनस GMM बाय 2A जो अपन ने निकाला। और टाइम पीरियड के लिए आपको रिलेशन बता रहा है T स्क्वायर इज 4π² अपॉन GM इंटू AQ। तो ये रिजल्ट्स आपके हमेशा यहाँ पर काम आएंगे व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एनर्जी इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। सो नाउ अपने को पता है इस पूरी ऑर्बिट में जैसे जैसे जा रहा है एनर्जी हर जगह फिक्स है विच इज माइनस GMM बाय 2A एंड दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। मैं कोई भी पॉइंट इस ऑर्बिट में लूँ एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। अब इतना आपको पता है, जैसा अपना लॉजिक था, जितना क्लोजर होगा दो बॉडीज जितनी पास होंगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उतनी कम होगी, जितना दूर होंगे उतनी ज़्यादा होगी। तो सिमिलरली देखिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, जितना ये क्लोज होगा स्टार के सन के उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। पहले भी अपन ने डिस्कस किया था। तो ये जो पॉइंट P है आपका, पेरिजी पे काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी द लीस्ट। Similarly at apogee, kinetic energy is going to be least and potential energy is going to be max। और इन दोनों जगह पे आपने स्पीड्स निकालना देख लिया। बट आप बोलोगे सर किसी भी जनरल पॉइंट पे स्पीड कैसे निकालेंगे? तो किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर आपको स्पीड निकालनी है, लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है जिसका डिस्टेंस R है, सो लेट्स से जनरल पॉइंट पे बेसिक चीज मैं बोलूँ K प्लस U दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल्स टू E। और E की वैल्यू फिक्स है, वो आपको पता है हमेशा सेम है माइनस GMM बाय 2A। अब क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है R फिक्स होते ही पोटेंशियल एनर्जी फिक्स हो गई दैट इज माइनस GMM बाय R। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है लेट्स से जो भी होगी, लेट्स कॉल इट हाफ mv²। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे देखिए m अपन ने कैंसिल किया। तो अगर मुझे स्पीड के लिए एक्सप्रेशन निकालना है तो यहीं पे देखिए दिस v² बाय 2 आई टेक दिस हियर, gm कॉमन लिया इट इज 1/r माइनस 1/2A। अब यहाँ से आप स्पीड निकाल सकोगे। तो क्लियर कट देखिएगा, इस एक्सप्रेशन को बहुत गौर से देखिए। ये टर्म फिक्स है, ये टर्म फिक्स है, वेरी पोजीशन के साथ केवल R करेगा। तो R जितना कम होगा ये टर्म उतनी पॉजिटिव होगी, मतलब स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। सो नियरर द प्लैनेट टू द सन फास्टर इट मूव्स, फार्दर इट इज स्लोअर इट मूव्स, दैट इज द सेम थिंग। तो अगर मैं देखूँ एपोजी से पेरिजी आते हुए, तो जैसे जैसे पास आएगा पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ती जाएगी। और जो इंक्रीज हो रहा है या आप बोल सकते हो दैट इज बेसिकली ड्यू टू द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो पास ही लाना चाहती है और ये इफेक्टिवली पास आ रहा है तो उसका वर्क पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो याद रखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी लूँ कि यहाँ से इस पॉइंट के से इस पॉइंट के बीच में व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लैनेट, विल से इट इज पॉजिटिव बिकॉज यहाँ से आने पे स्पीड बढ़ी है। सिमिलरली अगर मैं पेरिजी से लेके यहाँ तक कोई पॉइंट लूँ तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ जाने में डिस्टेंस बड़ा है तो स्पीड कम हुई है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक उसका वर्क नेगेटिव होगा।
तो किसी पार्ट ऑफ जर्नी में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या सिमेट्री से आप 2 पॉइंट्स ऐसे ले लो जहाँ पे डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है, तो फिर उस केस में इन दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो मैग्नेटिक एनर्जी भी सेम होगी, तो इस पार्ट में वर्क डन 0 भी हो सकता है इस पार्ट ऑफ द ऑर्बिट में। बट एक कंप्लीट ऑर्बिट के अंदर तो आपको पता है जहाँ से शुरू हुआ वहीं आएगा, तो स्पीड एग्जैक्टली सेम हो जाएगी, तो वर्क डन इज 0। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, तो हमेशा याद रखिएगा, for a part of journey the work done by gravitational force on the planet can be 0, can be negative, can be positive depending आपने कौन सी 2 positions ली हैं, but in a complete orbit, complete round it is going to be 0। प्लस एनर्जी की वैल्यू केवल मेजर एक्सिस डिसाइड कर रही है। आपको पता है सेम मेजर एक्सिस वाले बहुत अलग अलग इलिप्स बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इसेंट्रिसिटी के, ए सेम रखे बी चेंज करते जाएं। तो जितने भी इलिप्स हों जिनकी मेजर एक्सिस सेम है, भले ही इसेंट्रिसिटी चेंज करते जाओ, सबके लिए अपन बोलेंगे द एनर्जी इज गोइंग टू बी सेम। The energy and the time period are basically decided by the value of semi-major axis only, not by the exact eccentricity of that ellipse। ये पॉइंट आप अच्छे से माइंड में रखिए। Now next जो एग्जाम्पल इस सेक्शन में आपको गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 11, उसको अपन कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट कि आप इसको पॉज करके उस एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से पढ़ें। So देखिए दैट एग्जाम्पल व्हाट इट सेज, two planets of same mass orbits a much more massive star। तो वही कह के चल रहा है कि प्लैनेट का मास स्टार के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, दोनों स्टार्स के मास सेम है। द प्लैनेट M1 मूव्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट। ये जो M1 घूम रहा है, इट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R1 1.00 into 10 to the power 8 kilometers and it has a period of 2 years। Another planet M2 goes in an elliptical orbit with this R1 as the closest distance and the R2 is the farthest distance and this is the value of R1 and R2 which is given to you। अब आपसे सबसे पहले आपको पूछा गया find the period of the M2's orbit। तो देखिए दोनों प्लैनेट्स के मास भी सेम है, दोनों एक ही तारे के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, एक का टाइम पीरियड पता है, एक का टाइम पीरियड निकालना है। तो देखिए जैसा अपन ने जुपिटर वाला क्वेश्चन किया था, टाइम पीरियड को लिंक करने के लिए वी नीड टू लिंक देयर सेमी मेजर एक्सिस। तो अगर मैं M1 की बात करूँ तो M1 के लिए बिकॉज इट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो A1 की वैल्यू आप डायरेक्टली बोल सकते हो दैट इज R1 क्योंकि वही रेडियस ही होगी। while for M2 because it is the minimum distance, this is RP and this is RA। तो M2 के लिए आपको पता है सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू होगी R1 plus R2/2। so this is the value we are getting। so R1 की वैल्यू आपको पता है 1.00 into 10 to the power 8 kilometers, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ R1 plus R2 that is 2.88 divided by 2, that will give me 1.44 into 10 to the power 8 kilometers। इतना क्लियर? जैसे ही दोनों की सेमी मेजर एक्सिस आ गई तो थर्ड लॉ डायरेक्टली अप्लाई करें, T1 स्क्वायर ओवर T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 टू द पावर 3। सो यहाँ से अगर देखिए T1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज 2 years, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली T2 की वैल्यू अगर लिखूँ, सो आई कैन राइट T2 एज T1 इंटू A2 upon A1 to the power 3/2। And what is T1? It is given as 2 years। A2 by A1, A2 कहाँ गया अपना, ये था, and this is A1। So if I take the ratio, this power will get cancelled, तो मैं directly लिख दूँ that is 1.44 upon 1 to the power 3/2। So this is the time period T2 of 1.44, 144 देखते ही अपने को चमकता है, 12 square is 144। तो 3/2 पावर है, तो आई कैन री राइट इट एज 2 years इंटू, आई कैन राइट इट एज 3/2 को लिखते हैं अपन 1 + 1/2 दैट इज 1.44 इंटू 1.44 की पावर 1/2। एंड व्हाट इज 1.44 की पावर 1/2? अंडर रूट ऑफ 1.44, आपको पता है 144 का रूट 12 होता है, तो 1.44 का रूट होगा 1.2। सो अगर इसको अगर अपन पहले मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 2.88, और फिर इसको और मल्टीप्लाई करना है, ये आपको पता है रूट लेने का आएगा 1.2। So 12 8s are 96, 12 8s are again 96, 96 and 9 105, 12 2s are 24, 24 and 10 that is 34। so what do you get? 3.456 years। so approximately 3.45 years or 3.46 years आप बोल सकते हो। this is going to be the time period of the second planet। तो फर्स्ट पार्ट में क्लियर था, आपको बस समझना है, एक दोनों इलिप्स है अपने लिए, बट पहला इलिप्स का स्पेशल केस है सर्कल, तो उसमें एक की वैल्यू आ रही होगी R1, और दूसरे के लिए एक की वैल्यू लिखी है अपन ने R1 plus R2/2, एंड सिंपली रेशियो लेके एक का पीरियड पता था, दूसरे का पीरियड अपन ने डिटरमिन किया। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी 2 पार्ट्स और बचे। नाउ द बी पार्ट सेज
विच प्लैनेट हैज़ द ग्रेटेस्ट स्पीड एट पॉइंट पी एंड विच हैज़ द ग्रेटर टोटल एनर्जी। तो देखिए टोटल एनर्जी तो किसी भी पॉइंट पे बोले अपने को पता है पूरे ऑर्बिट में प्लैनेट की सेम रहेगी। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी की बात ही सबसे पहले कर लूँ तो एनर्जी की वैल्यू मुझे पता है दैट इज़ -gmm/2, ये फॉर्मूला अपन याद करके आए थे। तो अभी देखिए एम और एम दोनों केसेस में सेम है। ए की वैल्यू आपको पता है A2 इज ग्रेटर देन A1, ये तो आपने सॉल्व कर ही लिया था अभी। तो A2 बड़ा है तो देखिए A1 A2 में जो बड़ा होगा उस केस में मैग्नीट्यूड कम होगा, और मैग्नीट्यूड कम होगा बट आगे क्या है नेगेटिव साइन। तो इसका क्लियर कट मतलब है जितनी सेमी मेजर एक्सेस ज़्यादा होंगी, जितना ये ज़्यादा होगा ये वैल्यू मैग्नीट्यूड पे कम होगी बट नेगेटिव में कम होगी, इसका मतलब इफेक्टिवली वो ज़्यादा होगी। सो सिंस A2 इज ग्रेटर देन A1 आई कैन डायरेक्टली राइट A2 इज ग्रेटर देन E1। इसका मतलब जो सेकेंड प्लैनेट है उसकी एनर्जी ओवरऑल ज़्यादा है। अब किसी भी पॉइंट पे कंपेयर करने तो एट पॉइंट P which has the greater energy, it's clear definitely second one has the greater energy. Again if E2 is greater than E1 I can write it like this also. So इसको E को अगर मैं लिखूँ K2P plus U2P that is greater than K1P plus U1P। अब P पॉइंट देखिए दोनों की ट्रेजेक्ट्री में सेम है और P पॉइंट पे दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, दोनों का स्टार से डिस्टेंस सेम है। तो जो पोटेंशियल टर्म है -gmm/r दोनों के लिए वो एग्जैक्टली सेम ही होगी क्योंकि डिस्टेंस दोनों का इस पॉइंट पे सेम है। दैट मीन्स these terms cancel out. So what we have, the second one also has greater kinetic energy at P as compared to 1, and that can directly relate because masses are same. So second planet has greater speed at the point P as compared to the point 1. तो क्लियर कट आप बोल सकते हो किसकी स्पीड ज़्यादा है, सेकेंड प्लैनेट की ही स्पीड यहाँ पर ज़्यादा है। एक और पॉइंट, एक और हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। अगर सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को देखें और ट्रेजेक्ट्री को देखें, ये M1 की ट्रेजेक्ट्री है, ये जल्दी मुड़ गई, यहाँ पे ये M2 की है, ये थोड़ा दूर जा रहा है। अब ये भी एक हिंट होना चाहिए आपको, याद होगा आपको स्पीड बढ़ती है तो रेडियस कम होने की टेंडेंसी होती है, रेडियस बढ़ने की टेंडेंसी होती है कि प्रोवाइडेड इस पॉइंट पे दोनों पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स जो भी रेडियल फोर्स जो भी आप बोलोगे जो नॉर्मल फोर्स आएगा दोनों जगह वो एग्जैक्टली सेम है और ट्रेजेक्ट्रीज अलग अलग है, वहाँ से भी आप इसको लिंकअप कर सकते हो अगर वो थ्योरी भी आपको याद हो। अदरवाइज ये एक सिंपल सा तरीका है इसे चेक करने का। नाउ द लास्ट पार्ट, the last part says find the how does the speed of M2 at point P compare with at A। तो M2 का ही P और A पे स्पीड कंपेयर करना है, दैट दिस पार्ट वी हैव टोल्ड यू। ये भी अपन ने डेरिवेशन के वक्त भी अच्छे से देखा था। M2 की ही बात करना, M1 पिक्चर में ही नहीं है। P पेरिजी है तो यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और A पे सबसे कम होगी। तो आई कैन डायरेक्टली लिंक एपोजी और पेरिजी पे अपन ने सिंपल सा फंडा बोला था, बिकॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आई कैन राइट VP/RP इज इक्वल टू VA/RA। सो आपसे क्वेश्चन एग्जैक्टली देखिए क्या कहता है, स्पीड ऑफ M2 कंपेयर एट P एज कंपेयर टू A। सो व्हाट इज द रेशियो, आई कैन टेक VP/VA एज VP/VA इज इक्वल टू RA/RP। नाउ व्हाट इज RA, RA के टर्म्स में यहाँ R2 है और यहाँ ये R1 है। सो R2/R1 आपको दिख रहा है, दैट इज 1.88। मतलब पेरिजी पे स्पीड एपोजी की तुलना में 1.88 टाइम्स है। यहाँ आपके आंसर में सेट के अंदर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज़ 1.08 रिटन, मेक इट 1.88। सो आज अपन ने ये बात कवर अप की, प्लैनेटरी मोशन, एनर्जी एनालिसिस, एलिप्टिकल ऑर्बिट। याद रखिए जनरल है, ये जो एनालिसिस है सर्कुलर या सेटेलाइट के केस में भी, सर्कुलर ऑर्बिट्स के केस में भी हर जगह वैलिड रहेगा। यही कैप्लर्स के लॉस थे जिनको आगे हेल्प से ये सारी चीज़ अपन यहाँ पे कर पाए हैं। तो अब आज आपको ये जो नेक्स्ट सेक्शन रिव्यू है आपकी, विच आई कैन सी 13.8, ये कवर करनी है और मेजरली अब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सब आप एक्सरसाइज 1 के कवर अप कर पाएंगे। अब केवल 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स इस चैप्टर के पर्चे हैं वो अपन कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेने की, द कंसेप्ट्स ऑफ द बाउंड एंड अनबाउंड ट्रैजेक्टरीज एंड द बाइनरी स्टार सिस्टम। प्लस वी विल टेक वन मोर सेशन जो अपन अपलोड करेंगे रिगार्डिंग योर डिफरेंट क्वेश्चंस मिसलेनियस में, जो बहुत सारे और क्वेश्चंस अपने पेंडिंग है उसको भी अपन एक सेपरेट मॉड्यूल के थ्रू ही कवर अप करेंगे। तो इसको करिए, संडे को आपका टेस्ट आ रहा है तो प्रिपेयर वेल। संडे के टेस्ट में वापस बोलूँ, टेस्ट सेटेलाइट मोशन तक का पार्ट ही आपके सिलेबस में भी रखा है। ये टेस्ट देखिए फर्स्ट टाइम आप ऑनलाइन देने वाले हैं तो इसका लुक एंड फील कैसा होगा। आप जेईई मेन की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए हैं तो वहाँ से लुक एंड फील देख सकते हैं। अपने सॉफ्टवेयर का लुक एंड फील एग्जैक्ट वैसा तो नहीं है बट यू विल गेट एन आइडिया सब्जेक्ट के बीच स्क्रॉलिंग और क्वेश्चन के बीच स्क्रॉलिंग कैसे होगी, एक बार एक आइडिया आप वहाँ पे देख सकते हैं, जिससे कि टेस्ट देने में आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस उस टाइम पे नहीं हो।